हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 15 अगस्त 2022 का जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सेकेंड पार्ट आएगा, और उसके साथ में 16 अगस्त 2022 का भी कुछ कुछ पोर्शन है। तो इसमें जो एरियाज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कल के न्यूज़पेपर में था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। उसका कुछ कुछ आर्टिकल जो है आगे भी उसको लेके आया जाएगा। एक दो तीन आर्टिकल अभी और भी है उसमें। तो ये जो है, एक तो पहला हमारा आज का आर्टिकल जो है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। वो अभी परिस्थिति क्या है, कैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी डाटा के टर्म में हम लोग देखें, क्योंकि वुमेन इश्यूज़ ये जो है आपका पार्ट ऑफ GS1, ये आपके सिलेबस का पोर्शन है। बाकी स्टेट PCS, बिहार BPSC की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्या कि ए सिस्टम ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि हर स्टेट को बराबर बराबर का अपॉर्चुनिटी, बराबर उनका से रहेगा, लेकिन इंडिया में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो किया है। सबका बराबर नहीं है हिसाब किताब, कुछ को स्पेशल कंडीशन दिया गया है। तो वो क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। फिर जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, उसकी जर्नी हम लोग देखेंगे कि ये जो है जब इनका जन्म हुआ है 1992 से, वहाँ से फिर कैसे अभी तक का चल रहा है। और कल ही के न्यूज़पेपर में था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, इंडिया कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, कैसे कंडीशन बदलाव आया है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आज के आर्टिकल में देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया से। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। इसको वेरियस इंडिकेटर्स पे देखेंगे। जैसे पहला इंडिकेटर मिसिंग गर्ल चाइल्ड। तो मिसिंग गर्ल चाइल्ड का एक डाटा दिया गया था, 4.2 मिलियन आउट ऑफ 142 मिलियन वुमेन ये इंडिया में मिसिंग है। मिसिंग कहने का मतलब क्या है कि उन्हें जन्म लेने नहीं दिया गया। नेक्स्ट पैरामीटर एजुकेशन का है। तो एजुकेशन का अगर हम लोग देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो लिटरेसी रेट था वो करीब करीब 20% से थोड़ा सा कम था, जो कि अभी बढ़ के 74% तक पहुंच चुका है। लेकिन फीमेल लिटरेसी जो है वो है अभी 65.46% पे, और जो ग्लोबल एवरेज है 87%, उससे लगभग 20% लगभग हम लोग नीचे चल रहे हैं। तो ये डिस्पैरिटी का एक बड़ा कारण है। प्लस साथ में एक और जो एजुकेशन में इशू है कि ड्रॉप आउट रेट फॉर फीमेल फॉर गर्ल चाइल्ड वो बहुत ज़्यादा है एट द प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सारे लेवल पे ड्रॉप आउट रेट, मतलब स्कूल में आते आते स्कूल छोड़ देना, वो ड्रॉप आउट रेट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा है फीमेल के लिए। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं हेल्थ का। तो हेल्थ के पैरामीटर पे देखते हैं क्या कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वुमेन का, उसमें 20% अंडर नरिश्ड हैं। उनमें न्यूट्रिशन की कमी बहुत इजीली हम लोग को देखने को मिल जाता है। और एनीमिया का अगर कंडीशन देखें तो जो हमारा 15 से 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इसमें 60% वुमेन जो हैं एनीमिक हैं। मतलब हर दूसरी औरत से भी आपको ज़्यादा कॉमन एनीमिया की शिकायत मिल जाएगी वुमेन में। यही फिगर अगर हम लोग मेन के टर्म में देखते हैं तो इस एज ग्रुप में मात्र 20% मेन में एनीमिया की शिकायत है। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्पैरिटी को दिखाता है। फिर अगला देखते हैं कि अगर एजुकेशन मिलता है तो उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर। तो वो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको सिर्फ वुमेन इश्यूज़ में नहीं, एजुकेशन वाला कोई अगर टॉपिक आएगा तो वहाँ पे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एजुकेशन मिल जाता है तो कैसे बदलाव आता है। तो इसका डाटा क्या है कि 45% ऑफ द चिल्ड्रेन जिनके की माएँ पढ़ी नहीं थी, स्कूल नहीं गई थी, वे बच्चे स्टंटेड थे, मतलब उनका ग्रोथ नहीं हुआ था सही से। यही फिगर जो है उन औरतों में जिन्होंने कि 12 या 12 से ज़्यादा साल की स्कूलिंग की थी, उनमें ये फिगर 26% था। तो ये लगभग 20% का डिफरेंस एजुकेशन की वजह से दिख रहा है कि था। अगला पैरामीटर हम लोग देखते हैं। तो अगला पैरामीटर हमारा है वुमेन इन वर्कफोर्स।
तो वुमेन इन वर्क फोर्स का अगर हम लोग देखते हैं तो जो CMIE, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका डाटा है कि 2016-17 में 15% ऑफ द वुमेन वो जॉब ढूंढ रही थी, जो कि 2021-22 में 9% हो गया है। तो वो वुमेन अभी जॉब सर्च ही नहीं कर रही। तो ये एक थोड़ा सा कंट्रास्टिंग पिक्चर है, क्योंकि जनरली माना जाता है कि जैसे एजुकेशन बढ़ेगा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ेगा, लेकिन इंडिया में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। एजुकेशन तो बढ़ा है, जो हायर एजुकेशन है उसमें इनरोलमेंट बढ़ा है वुमेन का, लेकिन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका एक रीज़न आपका पैंडेमिक भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि फैमिली इनकम अगर बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से जनरली वुमेन होती हैं जो कि फर्स्ट जिनको कि अपना जॉब क्विट करना पड़ता है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वुमेन के लिए पैंडेमिक के दौरान में वो 17% था। लगभग जो मेन के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसका जस्ट डबल के आसपास। तो ये वुमेन का वर्कफोर्स में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला पैरामीटर है हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम लोग ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का ही डाटा है। जो पहला है कि हर 15 मिनट पे एक रेप की घटना रिपोर्ट की जाती है। 2018 का आंकड़ा है ये। तो ये तो रिपोर्ट की जाती है, बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। स्टिल जो रिपोर्टेड आंकड़ा है वो काफ़ी आपको परेशान कर देने वाला आंकड़ा है कि हर 15 मिनट पे एक रेप का सिचुएशन। फिर अभी ऑनलाइन हैरेसमेंट का भी सिचुएशन देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो अभी कुछ कंट्रोवर्सी आई थी लुल्लीबाई और ये वाला जो था, मुस्लिम वुमेन की पिक्चर्स जो है उसको सेल किया जा रहा था, उसको ऑक्शन किया जा रहा था। तो ये चीज़ें हो रही थी। उसके अलावा डार्क वेब का भी कंसेप्ट है। तो डार्क वेब में क्या है कि उसको सेल किया जाता है, उसको बेचा जाता है, उस चीज़ को, फोटोज़ को उसको मॉर्फ किया जाता है। डीप फेक का एक कंसेप्ट है जिसमें कि आपकी इमेज को, आपके वीडियो को मॉर्फ करके किसी उस तरीके का XXX वीडियो के साथ में उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो कि वो तो वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरेसिंग है। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे दिख रहा है कि इसका इंसिडेंट इंडिया में बढ़ता दिख रहा है। अगला आंकड़ा हम लोग देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया है अभी उसमें, तो उसके हिसाब से लगभग 1/3 ऑफ द वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, उनको फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस झेलना पड़ा था। वहीं अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो लगभग 29.3% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। अब डिसीजन मेकिंग की अगर बात की जाए तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में ये 14% है हमारा, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 7% है, जो हम लोगों ने कल भी देखा था, कल के आंकड़े में। लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है वो 25% का है। तो यहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो बिल लाया गया था वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, जिसमें 33% सीट्स रिजर्व करने की बात की गई थी, वो लगभग दशक से भी ज़्यादा हो चुका है, वो हमारे पार्लियामेंट में घूम रहा है, बट इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, इसको आगे स्टेज में नहीं लाया गया है। नेक्स्ट पैरामीटर देखें जुडिशियरी में कैसी स्थिति है। तो लोअर जुडिशियरी में जो जजेज हैं उनके 30% वुमेन हैं। हाई कोर्ट में यही परसेंटेज 11.5% है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ 33 वुमेन जजेज में मात्र 4 जो हैं वो वुमेन हैं सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट्स की बात करते हैं तो एडवोकेट्स में हमारे देश में जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ एडवोकेट्स है 1.7 मिलियन है, इसका मात्र 15% जो है वो वुमेन है। एक और आंकड़ा देखते हैं कि 1950 से अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 11 वुमेन जज वहाँ पे एज ए जज प्रमोट हुई हैं वहाँ पे। अब इसी संदर्भ में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका जेंडर गैप रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से जिस रेट से हम लोग चल रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी को फिल करने में हम लोग को 132 साल का समय लगेगा। तो ये सारा आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट PCS UPSC हर जगह पे। तो ये सारे डाटा
बहुत ही क्रूसियल हैं। इनको आप याद करें, इनको ध्यान में रखें, ताकि जब भी ज़रूरत हो उसको आंसर में डाला जा सके। और प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, फोटो, डायग्राम, जैसे भी आप टेबल बना के लेके आएँ, तो जिससे कि वो दिखे एग्जामिनर को वो चीज़। तो हम लोग चलते हैं अपना जो दूसरा आर्टिकल था, ए सिस्टम ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म है जहाँ पे कि स्टेट्स को पावर दिया गया है, स्टेट्स के पास अथॉरिटी है कि वो अपना लॉ बनाए, वो सारी चीज़ें करें। तो स्टेट्स के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा कंपेयर टू सेंटर फेडरलिज्म में। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल सिस्टम है, जिसमें कि स्टेट्स को ये पावर्स दिए गए हैं, लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ। जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेरेटिवली। स्टिल जो फेडरलिज्म है उसमें सारे स्टेट्स को लगभग बराबर भागीदारी दी जाती है, लेकिन इंडिया जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, मतलब बराबर का नहीं, सबको ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो इसके अंदर में दो चीज़ें आती हैं। एक तो क्या है कि सारे स्टेट्स का हम लोग बराबर ट्रीट करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ स्टेट्स अनइक्वल हैं, उनका जो स्पेशल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये अप्रोच हमारे कंट्री में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने ये सोचते हुए अप्रोच फॉलो किया कि हम लोग मेल्टिंग पॉट अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सलाद बॉल वो अप्रोच फॉलो करेंगे। तो मेल्टिंग पॉट अप्रोच क्या होता है कि एक पॉट है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ आके मिल जाए, उसको गला दिया जाए। वो एक मिश्र धातु जैसे बनाया जाता है, 3-4 अलग अलग धातु को मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है गला के। तो उसमें जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हर मेटल की वो खो जाती है। ये मॉडल हमारा यूएस में माना जाता है कि फॉलो वहाँ होता है। तो मेल्टिंग पॉट अप्रोच, इसको सोसाइटल लेवल पे भी देखा जाता है कि कल्चर, अगर कोई डिफरेंट सोसाइटी का आदमी आके मिल रहा है तो वो कैसे एसिमुलेट हो रहा है, ताकि वो उसका जो खुद का जो पर्सनल वाला चीज़ है उस चीज़ को मेल्ट डाउन कर दिया जाता है, ताकि पूरा यूनिफॉर्मिटी दिखे। जबकि जो हमारे देश में फॉलो किया गया वो सलाद बॉल का अप्रोच है। मतलब एक सलाद में आपका काफ़ी सारा चीज़ हो सकता है, खीरा, धनिया, टमाटर, प्याज, जो भी है, और सब अपना आइडेंटिटी बनाए रहेगा उसमें रहते हुए भी। तो ये अप्रोच हम लोगों ने फॉलो किया। ये क्यों फॉलो किया? क्योंकि हमारा सोसाइटी जो था वो प्लूरिकल्चरल है, बहुत सारे कल्चर जो है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। प्लस साथ में क्या है कि मल्टीपल जो हमारा आइडेंटिटीज़ है उसको अकोमोडेट करने के लिए, जो कि एक दूसरे के पूरक भी माने जा सकते हैं, ये आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने अप्रोच जो अडॉप्ट किया वो सलाद बॉल अप्रोच अडॉप्ट किया। अब हम लोग वापस से आएंगे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के ऊपर। तो जो हमारी एसिमेट्री है उसको 3 स्टैंड पे हम लोग देख सकते हैं। एक है आपका पॉलिटिकल एसिमेट्री, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री, थर्ड है आपका फिजिकल स्पेस में। तो पॉलिटिकल एसिमेट्री क्या है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है स्टेट्स को उसमें एसिमेट्री है। जैसे कि आपका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन, जो बड़े स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल यूपी, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, वहीं पे अगर जो छोटे स्टेट्स हैं सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, उनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम है। तो ये पॉलिटिकल एसिमेट्री हो गई। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री। तो इसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न के तहत में कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, तो वो अभी डाइल्यूट हो गया है। लेकिन आर्टिकल 371 में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस वहाँ पे बना हुआ है उनका। जैसे नागालैंड आपका आता है, फिर नागालैंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात का भी कुछ पार्ट विदर्भ रीजन वाला आता है। तो ये काफ़ी सारे स्टेट्स इसके अंतर्गत में हैं, मिजोरम है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि उसको अलग से स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो ये एसिमेट्री हो गई एक। फिर शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे भी एसिमेट्री दिखता है। जो शेड्यूल एरिया आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत में जो ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्शन दिया गया है उसकी बात की जा रही। तो वहाँ पे कोई लॉ है तो कैसे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उस स्टेट के गवर्नर के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में है, तो उस पर निर्भर करता है। तो ये स्पेशल एसिमेट्री उसमें ऐड किया गया। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यूनियन टेरिटरीज, बाकी स्टेट्स के मुकाबले में उनका अलग
एसिमेट्री है कि उसमें सेंट्रल कंट्रोल रहेगा, या तो पूरी तरीके से सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा, वहीं के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होंगे, या फिर उनका खुद का लेजिस्लेचर रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। तो ये हम लोग को दिखता है दिल्ली और पौंडीचेरी में। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी के बीच में ही डिफरेंस है, इनके बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। जैसे दिल्ली जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में लैंड, पुलिस और सिविल सर्विसेज वो उनके हाथ में नहीं होता है, वो सेंटर ही उसको कंट्रोल करती है। ये चीज़ पुडुचेरी में नहीं है, ये तीनों चीज़ें भी उसको दी गई हैं। यहाँ पे सिमेट्री दिख गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल स्पेस में। तो फिजिकल स्पेस में फिनेंस कमीशन जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है स्टेट्स को, उसके लिए अलग से फार्मूला अपना डिजाइन करती है। उस फार्मूला में जो वीकर स्टेट्स हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़ा पीछे हैं, उनके लिए स्पेशल ग्रांट, इस तरीके का भी प्रोविजंस होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, तो बहुत सारे ग्रांट्स दिए जाते हैं स्टेट्स को, तो उसमें भी एसिमेट्री होती है। सेंटर का अपना ये चीज़ होता है कि कहाँ पे ग्रांट देना है। अगला देखें कि फंड जो दिया जाता है डेवलपमेंटल स्कीम्स के लिए, उसमें भी एसिमेट्री है। कुछ स्टेट में आपका 60-40 का रेशियो है, कहीं पे 90-10 का रेशियो है, तो वो भी स्पेशल स्टेटस को रिकॉग्नाइज करते हुए इस चीज़ को दे रहा है। तो ये एसिमेट्री का पूरा डायग्राम है हमारे पास। तो 3 लाइन पे हम लोग इस एसिमेट्री को देख सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल आपका 15 अगस्त को ही जो पब्लिश हुआ है, उसी में दिखाया गया है कि कैसे इंडिया जो है अपना जो एसिमेट्री है उसको साथ में लेके चल रहा है, एसिमेट्री इन फेडरलिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला, जर्नी ऑफ 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी पंचायती राज जो यूनियन गवर्नमेंट का है, उनके तहत उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो ये बताते हैं कि कैसे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे कि जो हमारे देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी संख्या जो है करीब 4000 एमपीज और एमएलए से बढ़ के सीधा 3.2 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए हमारे पास। साथ में क्या है कि जो वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका भी पार्टिसिपेशन, उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो से है उसमें कमी आई थी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट उनको पावर ट्रांसफ़र किया जाए। अब जब ये गवर्नमेंट आ गया, 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन शेप है, तो इनको दबाने के लिए जो है 3 pronged स्ट्रैटेजी फॉलो किया गया है। जैसा कि ऑथर लिखते हैं, वो कहते हैं कि जानबूझ के 3 pronged स्ट्रैटेजी फॉलो किया गया है ताकि इनको क्रिपल किया जाए, इनको कमज़ोर रखा जाए। तो इसमें जनरली हम लोग 3F वाला चीज़ पढ़ते हैं, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। तो लगभग वही सारी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर जो बात है वो लगता है कि एक एक्सपीरियंस आदमी ऑन द ग्राउंड जो हो रहा है उसको देख के बोल रहा है। जैसे पहला है स्कैंटी स्टाफ। तो स्टाफ की संख्या, उस स्टाफ उनके पास उतना सफिशिएंट नहीं है। तो इसको कैसे उस बात को दिखा रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे पंचायत हैं, 3-4 पंचायत का एक पंचायत सेक्रेटरी है। तो ये थोड़ा सा स्टाफ लेवल पे कमी को दिखाता है। और जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टाफ्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट है वहाँ का डीएम, वही उसको कंट्रोल कर रहा है, जबकि ये जो है लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए इसका कंट्रोल। ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिख गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मनी का, जो फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। तो आपका फंक्शनरी का एग्जाम्पल जो पहला था स्कैंटी स्टाफ, दूसरा नंबर पे हम लोग देख लें तो ये है आपका फंड का। तो फंड इसी को मनी कह के इन्होंने बताया है। तो मनी के लिए प्रॉब्लम बताया है कि जो यूनियन टैक्स का डिविजिबल पूल है, जो डिवाइड किया जाना है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका जो है 5% से ज़्यादा इनको नहीं मिल पाता है, एट मैक्स 5% इनको मिल पाता है। और जो फंड आता है, जो एलोकेशन इनको मिलता है, वो भी एक स्पेसिफिक यूज के लिए कंडीशन लगा के दिया जाता है कि एक स्पेसिफिक योजना है, उसी के तहत में आपको ये पैसा खर्च करना है। जैसे नली गली योजना के लिए ही ये पैसा फिक्स है कि आपको उतना 50% अगर फंड दिया गया तो उसका 50% इस स्पेसिफिक स्कीम में ही खर्च करना है। तो उनके पास कैसे खर्च करना है इसकी आज़ादी थोड़ी सी कम होती है। तो वो लोकल रिक्वायरमेंट्स को
अकोमोडेट कर पाने की जो क्षमता है लोकल गवर्नमेंट में, वो यहाँ से हैम्पर हो जाता है। इसके अलावा और कंडीशनैलिटी की बात की जाए तो अगर पे रिलीज होना है, कुछ भी अगर चेक रिलीज होना है, फंड रिलीज होना है, तो उसमें जो चेक साइन किया जाएगा ब्यूरोक्रेट है उनके द्वारा किया जाएगा, या फिर अगर ऑनलाइन किया गया है तो वहाँ पे भी उनका अप्रूवल लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके फंड रिलीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इनका खुद का जो टैक्स बेस है, जो मेनली प्रॉपर्टी टैक्स है, वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी लिमिटेड है। उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता बहुत सारे स्टेट्स में, ताकि जानबूझ के उनको कमज़ोर रखा जा सके। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वो ये कि जो फंड पहले लोकल गवर्नमेंट को दिया जाना था, वो अब धीरे धीरे कॉरपोरेट की ओर डाइवर्ट हो रहा है। नया ट्रेंड देखने को मिला, जैसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव में, उसमें क्या होता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है जो कि उस एरिया में आइडेंटिफाई करेगी किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उसमें गवर्नमेंट अपना फंड देती है, और साथ में जो एग्जीक्यूट करने वाले होंगे वो कॉरपोरेट्स वहाँ के लोकल, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए बिडिंग होती है फॉर्मल। तो ये पहले जो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाना था वो अब कॉरपोरेट को डाइवर्ट हो गया है। इस वाले फंड का एग्जाम्पल, इस वाले जो इनिशिएटिव है इसका एग्जाम्पल देते हुए इस चीज़ को दिखाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक अलग व्यू पॉइंट है, अदरवाइज तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इसमें जानते हैं। एक और थोड़ा सा रेडिकल इनका व्यू पॉइंट दिखता है टेक्नोलॉजी को लेके। टेक्नोलॉजी के बारे में ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी को जानबूझ के यूज किया जाता है ताकि जो लोकल सर्विसेज की डिलीवरी है उसको सेंट्रलाइज किया जाए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास से ही वो फंड रिलीज हो, उनके पास से ही वो चीज़ हो, नीचे तक जाए, ताकि उनका जो कंट्रोल है फंड के ऊपर बना रहे। खैर टेक्नोलॉजी तो और भी वेरियस पर्पस के लिए लाया गया है, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, एरर, डायरेक्ट पैसा पहुंच सके, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पॉजिटिव में। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी के निगेटिव के तौर पे अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। अगला जो ऑथर देखते हैं वो कहते हैं कि कुछ नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी सिचुएशन में, कि जो अर्बन गवर्नमेंट होने वाले हैं, अर्बन थर्ड टियर गवर्नमेंट, ये जो है भविष्य का नया बैटल ग्राउंड होने वाला है। क्योंकि जो अर्बन एनजीओस हैं वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वहाँ सिविल सोसाइटीज़ उसके वर्किंग में काम करे, तो उस पर काम अभी बढ़ रहा है। तो ये नए बैटल ग्राउंड के तौर पे उभरने वाले हैं। नेक्स्ट अगला जो ट्रेंड है कि जैसे लाइन डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, जैसे रेगुलर जो काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, वाटर फैसिलिटीज़, ये अभी चाह रहे हैं कि उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। और ऐसा चाहने का रीज़न ये है कि पैंडेमिक के दौरान जो लोकल गवर्नमेंट्स थे उन्होंने ही इन सारे इंस्टीट्यूशन को बचाया था। अदरवाइज़ ये सारे इंस्टीट्यूशन फेल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने, क्योंकि वही थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे। नेक्स्ट ट्रेंड बोल रहे हैं ये कि लोकल गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो आपको स्ट्रेंथन इसको करना ही पड़ेगा। और स्ट्रेंथन क्यों करें उसके लॉजिक के तौर पे ये देते हैं कि एज दे आर द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स अगेंस्ट द पैंडेमिक ऑफ बिग गवर्नमेंट। तो इन्होंने जो बिग गवर्नमेंट है उसको पैंडेमिक बोला है, और उसके अगेंस्ट वैक्सीन के तौर पे जो सॉल्यूशन के तौर पे बताया है वो थर्ड टियर गवर्नमेंट को बताया है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। हम लोग आते हैं अपना जो अगला आर्टिकल है इसको देखते हैं। ये दिखाता है कि इंडिया अभी किस कंडीशन में इकोनॉमिक डायरेक्शन में है, उसी चीज़ को बता रहा है, और हमारा क्या ग्रोथ हुआ इकोनॉमिक टर्म में, क्या इश्यूज़ हैं, तो उस पर बात हुई है। तो इसमें जो है पहली बात जो कही गई है कि इंडिया जो है तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। पीपीपी होता है आपका परचेज पावर पैरिटी। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। परचेज पावर पैरिटी एक कंसेप्ट है जिसके तहत में मान लीजिए कि $1 में यूएस में कितना सामान खरीदा जा सकता है, उतना सामान खरीदने के लिए इंडिया में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपका परचेज पावर पैरिटी है। जैसे मान लीजिए कि $1 में आपको वहाँ पे एक एप्पल मिला, और उसी एप्पल का दाम इंडिया में जो है हम लोग आते हैं एक एप्पल खरीदने के लिए हम लोग को 40 रुपये यहाँ पे खर्च करने पड़ता है।
तो $1 यहाँ पे 40 रुपए के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये होता है परचेज पावर पैरिटी। उसी के बेसिस पे जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं इसको कंपेयर किया गया है परचेज पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे इंडिया जो है तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं नॉर्मल एक्सचेंज रेट जो हमारा अभी $1 करीब 80 रुपए के बराबर आसपास चल रहा है, तो उस टर्म में जो है हमारा कंट्री का इकोनॉमी छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अगर नंबर के फॉर्म में हम लोग देखें तो 1980 में जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था $189 बिलियन का था, जो अभी करीब करीब $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। वहीं अगर ग्रोथ की बात की जाए तो पैंडेमिक के अलावा सिंस 1980 हमारा कंट्री में निगेटिव ग्रोथ नहीं देखा गया। पैंडेमिक ईयर में अभी दिखा गया एक आध साल, अदरवाइज हम लोग काफ़ी अच्छे रेट से पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ते रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वो करीब जो पास्ट 3 डेकेड है उसमें 0.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हम लोग के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। रेमिटेंस अर्निंग की बात की जाए तो वो नियरली $100 बिलियन हमारा रेमिटेंस अर्निंग है। रेमिटेंस अर्निंग मतलब क्या है? जो आदमी बाहर चला गया वहाँ से अर्निंग कर रहा है, वापस घर पैसा भेज रहा है, तो ये रेमिटेंस अर्निंग होती है। इसको एक तरीके से लेबर एक्सपोर्ट इनकम भी बोला गया है कि आप लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। इस बात पे हम लोगों ने कल भी बात किया था, तो वो आंकड़ा हम लोगों ने $87 बिलियन बताया था। तो वो एक तरीके से सही है, ये आपका नियर बाई फिगर है। तो हम लोग आ जाते हैं अगला। इसी के आर्टिकल में क्या बोला गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया डिपेंडेंट था फूड और फॉरेक्स के लिए। जो फूड सप्लाई हम लोग को मिलता था PLI 480 के तहत में, आपको US से खाना लेना पड़ता था ऐड के तौर पे। फॉरेक्स के लिए हम लोग बाहर पे निर्भर करते थे। फॉरेक्स मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है उस पे हम लोग बाहर पे डिपेंड करते थे। और आज परिस्थिति ये है कि IMF में नेट लेंडर है इंडिया, मतलब देने वाला, पैसा देने वाली कंट्री में कन्वर्ट हो चुका है। वहीं बात की जाए यूनिकॉर्न कंपनीज़ की, तो उनकी भी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। यूनिकॉर्न वैसी कंपनीज़ को बोला जाता है जिनका की वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है या उसके बराबर हो जाता है। तो उन सारी कंपनीज, ये नए स्टार्टअप्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा सर्टेनिटी आई है क्योंकि आपका इरिगेशन का फैसिलिटी बेहतर हुआ है। सीड्स, फर्टिलाइज़र, इनकी अवेलेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। गारंटीड प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था दी गई है सरकार के साइड से। तो ये सारी व्यवस्था की वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी सर्टेनिटी आई है। हम लोग बात करें अगर रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें भी जो टारगेट सेट किया गया था कि हम लोग जो है 2030 तक 40% अपना रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे, उसमें भी हम लोग दिखा रहे हैं कि 2022 में ही हम लोग 41.5% का टारगेट अचीव कर चुके हैं। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए तो 47 में 32 ईयर्स था, जो कि 2021 में 70 ईयर्स तक पहुंच चुका है। ये डाटा हम लोगों ने कल भी देखा था। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो आपको अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ही एक रिप्लाई में बताया था कि पिछले 7 सालों में 7 लाख गवर्नमेंट जॉब के लिए 220 मिलियन इंडियंस ने अप्लाई किया था। ये दिखाता है किस लेवल पे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाह रहे हैं। फिर वहीं बात की जाए हंगर इंडेक्स में, तो वहाँ पे रैंकिंग हमारा काफ़ी ख़राब रहा है। इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनइक्वालिटी पे हम लोगों ने आंकड़ा भी देखा था कि जो हमारा टॉप 1% पॉपुलेशन है उनके पास 17% ऑफ टोटल नेशनल इनकम है। वहीं टॉप 10% की बात की जाए तो उनके पास 57% ऑफ नेशनल इनकम टॉप 10% के पास है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो जुडिशियल क्लॉगिंग है, मतलब जुडिशियरी में जो केसेस पेंडिंग है। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि जो जुडिशियल क्लॉगिंग है वो प्रॉब्लम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ टैकल करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। आज का हमारा आई थिंक वीडियो इसी
इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेके था। अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका पीपीटी बहुत ईजिली अवेलेबल है। और ये सारा डाटा इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको यूज करेंगे आंसर्स में, तब आपका आंसर्स काफ़ी बेहतर दिखने लगेगा। और साथ में क्या है कि एग्जामिनर को ये सारा विजिबिलिटी दिखाता है कि क्या क्या डायमेंशन इसके अंदर में कवर किया गया है। तो आपका वो सिर्फ अगर फोटो डायग्राम भी देख लेगा, पूरा आंसर पढ़ेगा नहीं, फिर भी आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस वजह से आप इसको यूज करें और इस हैबिट को आप लेके आएँ कंटिन्यूअस। तो खैर आज तो हमारे पास इतना ही है। दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।